नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं संविधान और संविधान में मूल अधिकार। इससे पहले हम भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र को कंप्लीट कर चुके हैं और फिर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 भाग 2 नागरिकता को भी हमने पढ़ लिया है। इस संविधान के सीरीज में हम सबसे पहले मूल अधिकारों की भूमिका को समझे। अनुच्छेद 12 और 13 को डिटेल में पढ़ा गया। उस 13 को लेकर जो विवाद था उसको देखा गया। अब आज इस वीडियो में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो समता का अधिकार है, इसके बारे में एक एक अनुच्छेद और उससे जुड़े विवाद, उसके अपवाद, उसकी विशेषताएं, सारी चीजें बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले समता का अधिकार। समता का अधिकार पहला 14 से लेकर 18 तक जो प्रावधान किया गया है वो समता का अधिकार है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। और इसमें जो पहला आर्टिकल 14 है वो कहता है विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण। इसका क्या मतलब होता है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता तथा विधि का समान संरक्षण, क्या मतलब होता है इसका? तो सभी को कानून के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है सभी जितने भी भारत के लोग हैं, सभी व्यक्तियों को क्या होगा, चाहे सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं, विदेश के भी लोग, कोई भी लोग हो, भारतीय नागरिक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता अर्थात सभी को कानून के समक्ष, जो कानून बनेगा, जो भी सजा होगी, जो भी रियायत दिया जाएगा, सबको बराबर किया जाएगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कानून के समक्ष हर व्यक्ति क्या होगा, समान होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब ये, तथा विधि का समान संरक्षण। अब ये क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि कानून का समान संरक्षण प्राप्त है, कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा सभी व्यक्तियों को। मतलब क्या, जो व्यक्ति के अधिकार होंगे उसमें संरक्षण, उससे बचाव के जो तरीके होंगे वो सभी के लिए होंगे, न कि कुछ विशेष लोगों के लिए। जो दंड दिया जाएगा वो भी सबके लिए समान होगा, जो डिफेंसिव होगा, जो बचाव के उपाय होंगे वो भी सबके लिए समान होगा, जो सुरक्षा के लिए जो प्रावधान होगा वो भी सबके लिए समान होगा। इसका मतलब ये हुआ। अब ये 2 पॉइंट जो आया है महत्वपूर्ण है, इसको समझ लेते हैं। इसका इतिहास कर रहा है ये जो सब कानून के समक्ष जो समता का जो प्रावधान किया गया है, ये ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है, ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। और ब्रिटेन के एक जो विचारक थे डायसी, बहुत ही मतलब इनका नाम अक्सर आता है। ये डायसी की जो विधि के शासन से संबंधित एक अवधारणा थी, वहीं से लिया गया है जो है कानून के समक्ष समता का अधिकार। इनके मतलब ये कि जो कानून ऐसा हो कि जो उस कानून के तहत सभी लोग बराबर के दायरे में आए, किसी से कोई भेदभाव ना हो, कानून के नजर में सब बराबर हो। ऐसी अवधारणा डायसी के थे जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, और उन्हीं की अवधारणा को हम अपने संविधान के अनुच्छेद 14 में शामिल किए हैं। और इसीलिए अगर कोई पूछे समक्ष समता, कानून के समक्ष समता का अधिकार जो है वो किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। अगर नाम पूछे तो डायसी, ठीक है, इन्हीं की अवधारणा है। अब दूसरा पॉइंट है कानून के समक्ष समान संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ, ये कहाँ से लिया गया? अब ये इसके अंतर्गत मतलब भी समझ लें। मतलब डायसी की इसका क्या मतलब, समक्ष समानता, या कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। हमने कहा ना सब बराबर होंगे, कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, कोई विशेषाधिकार की मान्यता नहीं होगी, कोई विशेष होगा, कानून के नजर में सब बराबर होगा। अर्थात राज्य सभी के लिए समान विधि बनाएगा, यानी कि राज्य जो सरकारें होंगी, जो कोई भी होगा, राज्य का मतलब क्या हुआ, राज्य का मतलब हमने पढ़ा है क्या हुआ, राज्य जो कोई विधि बनाएगा तो सभी के लिए समान बनाएगा, कोई भेदभाव पूर्ण नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये किसी को विशेषाधिकार नहीं देगा। इसका मतलब इतना हुआ। दूसरा,
कानून के समान समान संरक्षण, इसको कहाँ से लिया गया? तो ये जो कानून के समान संरक्षण लिया गया यूएसए से लिया गया, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ये सकारात्मक एक अवधारणा है, समान संरक्षण, समान संरक्षण। अब इसमें एक चीज जोड़ा गया समान संरक्षण में, ये सकारात्मक अवधारणा है। इसके तहत ये भी प्रावधान किया गया, जिसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि मान्यता है कि राज्य विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग विधि बनाएगा, समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण प्राप्त होगा। इसका मतलब ये कि जो भेदभाव होगा, इसी के अंतर्गत जो राज्य को अधिकार दिया गया है कि अगर राज्य के विभिन्न लोगों के लिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों में, उनके लिए अलग अलग विधि भी बना सकेगा। एक तरफ ये कानून के सामने समता, एकता का नाम परिचय देता है, सभी समान होंगे। दूसरी तरफ ये कह रहा है संरक्षण भी दे रहा है। संरक्षण किसको दे रहा है? समान संरक्षण। ये कह रहा है कि अगर कोई, जैसे कहना कोई विकलांग होता है और कोई सब शारीरिक रूप से फिट है, तो दोनों के लिए कानून इसके लिए अधिकार दिया गया है उसको। कोई महिला है, मान लीजिए जैसे कोई वैकेंसी निकली, वैकेंसी में मान लीजिए मेल का दौड़ है पुरुषों का और फीमेल का, औरतों का दौड़ है लेडीज का। तो उसमें क्या कहते हैं, जो लड़के होते हैं उनको लंबी अधिक दूरी तय करनी होती है और लड़कियों को कम दूरी तय करनी होती है, कम समय दौड़ना होता है। तो वो उनकी समय परिस्थितियों के हिसाब से इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समान संरक्षण जो है, इसी के तहत राज्य को यह अधिकार दिया गया, जो अधिकार यूएसए से लिया गया है कि राज्य जो है भेदभाव को मान्यता दी गई, इसके प्रति कर सकता है भेदभाव। क्या? राज्य में भी अलग अलग लोगों के लिए विधि बनाया, क्या? समान परिस्थिति में समान लोगों के साथ समान व्यवहार। इसका मतलब क्या है? समान परिस्थिति में समान लोगों के साथ समान व्यवहार। जैसे आप समानता कैसे आएगी? एक जैसे जो अपना शारीरिक रूप से पूरा फिट है, कोई विकलांगता नहीं, उसकी तुलना क्या एक विकलांग से की जा सकती है? क्या समानता है? नहीं, निश्चित रूप से शारीरिक रूप से अंतर है। कोई महिला है या पुरुष है, क्या हर कार्य करने में महिला या पुरुष की समानता हो सकती है? बिल्कुल नहीं, उनमें भेद है। तो इसके तहत वही राज्य को अधिकार दिया गया है कि वो समान परिस्थितियों में समान लोगों के लिए, भेदपूर्ण समान लोगों के लिए समान व्यवहार कर सकता है, बना भी सकता है। ये दोनों चीजें अपनाई गई आपस में। ये चीजें तो हो गया अनुच्छेद 14। अब ये अनुच्छेद 14 हो गया, ये 15। अब अनुच्छेद, अब इसके देखिए, अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। ये कह रहा है समान होंगे सभी कानूनों की प्रणाली, और ये इसी में और भी जोड़ दिया गया है कि अगर कोई मान लीजिए परिस्थिति अनुकूल नहीं है और समान लोग नहीं है, तो उसको समानता को मैनेज करने के लिए वो एक भेदभाव, पॉजिटिव भेदभावपूर्ण मान्यता भी उसको क्या है अपना सकता है राज्य। ये चीजें कहा गए हैं। लेकिन इसी का जो विधि के समान समता, समक्ष समानता का जो अपनाया गया नियम, इसी के कुछ अपवाद भी हैं। अब अपवाद देख लेते हैं। एक तरफ कह रहा है सभी लोग समान हैं, अब दूसरे में कहाँ पे अपवाद हो रहा है? तो अपवाद अनुच्छेद 361 में है। इसी का अगर क्वेश्चन बने कि अनुच्छेद 14 का अपवाद क्या है, तो 361, अनुच्छेद 361, आर्टिकल 361, इसमें क्या है? राष्ट्रपति राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों की उन्मुक्ति प्रदान की गई है। मतलब क्या? उनका जो व्यक्तिगत कार्य है उनके उससे उन्मुक्ति, उनको छूट प्रदान किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी न्यायिक मामले उन पे दर्ज नहीं होते हैं। जो कार्य करते हैं वो न्यायालय में प्रति उत्तरदायी। एक नॉर्मल व्यक्ति क्या कोई गलत कार्य करेगा, कोई अपराध करेगा, तो न्यायालय में क्या हो सकती है? न्यायालय प्रति उसे को सजा दे सकती है, वाद केस चलेगा, न्यायालय उसको सजा दे सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसमें क्या होता है? न्यायालय प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। न्यायालय पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, और सही उत्तर देने पर क्या होती है? सजा होती है। लेकिन ये चीजें राष्ट्रपति और राज्यपाल को यहाँ पे एक विशेषाधिकार दिया गया है। भाई बड़े पदाधिकारी हैं, उनको प्रशासन चलाना है, इन चीजों से छूट दिया गया है ताकि वो बेफिक्र होकर प्रशासन कर सके और देश के लोगों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छी विधि, एक ऐसा प्रशासन उपलब्ध करा सके। तो
तो इनको राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या किया है, व्यक्तिगत कार्यों के लिए उन्मुक्ति दिया गया है, इनको थोड़ा सा राहत छूट दिया गया है। इनके कार्यकाल के दौरान कोई केस उस दर्ज नहीं होता है, ना न्यायालय में उनको कोई लिखित, कोई न्यायालय उनको नोटिस जारी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया, वो कुछ भी करेंगे, कोई केस उस दायर नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, इनको छूट दिया गया है, ये अपवाद हो गया। लेकिन कोई भी दंडनीय कार्रवाई नहीं होगी, कोई मामला नहीं। लेकिन कुछ मामलों में जैसे सिविल मामला हो, जैसे कोई संपत्ति का मामला हो, कोई तलाक, अपने बीवी से तलाक दिए हो, ऐसा मामला हो, इसमें जो सिविल मामले होते हैं इसके लिए 2 माह पहले सूचना देना पड़ेगा, तब कुछ संभव है। 2 माह पहले अग्रिम सूचना देंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा दर्ज होगा कि नहीं होगा। ठीक है। अपवाद, इसमें दूसरा अपवाद क्या है, अनुच्छेद 14 का दूसरा अपवाद है अनुच्छेद 105। अब ये क्या है, अनुच्छेद 105 क्या है, इसमें संसदीय विशेषाधिकार और राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार दिए गए। इसमें क्या, संसदीय विशेषाधिकार मतलब जो सांसद लोग होते हैं उनको बहुत विशेषाधिकार दिए होते हैं, उनका जब सत्र चलता है तो उनकी गिरफ्तारी तय नहीं हो सकती है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी सबको मिलती है। देखते नहीं है, चौराहे पे खड़े रहते हैं और सांसद जी अपना सारे ट्रैफिक रोक के बीच से गुजर जाते हैं। तो एक तरह से ये विशेष इनको अधिकार दिए गए होते हैं, ये सम्मानित लोग होते हैं हमारे देश के, कानून विधायिका चीज़ें बनाते हैं प्रशासन के लिए, तो इसके लिए इनको क्या कहें, इसमें छूट दिया गया कि भाई चलिए ठीक है, आप देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो इतना आपको छूट मिलेगा। हर मामले में नहीं, कुछ मामलों में जैसे सत्र चल रहा है तो उसमें कोई FIR दर्ज नहीं हो सकती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, और बाहर नहीं चल रहा है तो एक अग्रिम सूचना देकर तब इस तरह से अन्य व्यक्ति अपमानित करके उनको गिरफ्तारी इस तरह से नहीं की जा सकती है। कई विशेषताएं उनको दी 105 के तहत। ऐसे ही विधानमंडलों में जो विधायक होते हैं उनको भी दिया 194 के तहत। 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार सांसद लोगों को, और 194 के तहत विधानमंडल विधायक लोगों को कहा दिया जाएगा विशेषाधिकार। इसमें क्या कहा, इसमें भी वही प्रावधान है भाई, स्वतंत्रता डिस्टर्ब मत करिए, विधायक जी लोग अपना नियम कानून बना रहे हैं अपना देश के प्रशासन के लिए, ये कानून पुलिस वालों का दिया गया है, परेशान मत करिए न्यायालय जरूर क्या है 194 के तहत। ठीक है, वो बड़े लोग हैं तो ये जरूरी भी है एक तरह से, प्रशासन कोई भी देश के प्रशासन चलाने के लिए तो ये जरूरी समझा गया हमारे संविधान के निर्माताओं ने, तो इसको शामिल किया गया। ठीक है। और एक केस में अदालत भी बोल दिया है क्या, शर्मा बनाम श्री कृष्णवाद में क्या न्यायालय ने क्या कहा, शर्मा बनाम श्री कृष्णवाद में कहा कि अगर कभी संसदीय विशेषाधिकार, जो हमने कहा संसदीय सांसदों को और जो अधिकार दिए गए हैं, और मूल अधिकार हमने कहा ना कोई बदल नहीं सकता है, फंडामेंटल राइट, अगर इसमें अगर संघर्ष होता है, व्यक्ति कहे भाई हमारा मूल अधिकार का हनन हो रहा है, आपने ऐसा क्यों किया किसी संसद महोदय से, और संसद कहे नहीं, वो हमारा संसद कहे कि हम सांसद हैं, हमको ये विशेष अधिकार है, हम कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों में विवाद होता है, तो न्यायालय ने कह दिया है इस संघर्ष में जो संसदीय विशेषाधिकार होगा उसी को मान्यता दिया जाएगा। इस केस में जो मूल अधिकार होगा उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जरूरी है और ये संविधान द्वारा मान्यता इसको दिया गया है विशेषाधिकार का। किसमें, श्री जो यहाँ इस केस में शर्मा बनाम श्री कृष्णवाद। ठीक है। अब अपवाद, और क्या अपवाद है भाई, कोई विदेशी का, कोई विदेश देश का राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री और कोई राष्ट्राध्यक्ष है, उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। अगर उनके स्वागत में कुछ लोगों का मूल अधिकार का हनन भी होता है तो उसको इग्नोर किया जाएगा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे छूट दिया गया, अपवाद दिया गया है। कोई कूटनीतिक, कोई राजनीतिक आ रहा है, कोई संयुक्त राज्य का यूएन का जो संघ है अंतर्राष्ट्रीय में, यूएन से कोई प्रतिनिधि आ रहा है, हाँ, वहां से कोई आ रहा है प्रतिनिधि, तो उसको भी उतना छूट दिया जाएगा, तवज्जो दिया जाएगा। और क्या कहें, हाँ ये तो कंफर्म है यहाँ पे भी। लेकिन ये अनुच्छेद 14 के बारे में न्यायालय ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 14 को क्या किया गया है, मूल ढांचा स्वीकार किया गया है, ये महत्वपूर्ण है। यानी कि अनुच्छेद 14 से छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, जो मूल अधिकार में शामिल हो गया वो उससे छेड़छाड़ नहीं हो सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये बड़ी बात है। अगर पूछे कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद को मूल अधिकार में शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद 14 मूल अधिकार में किस अनुच्छेद को मूल ढांचा में शामिल किया गया है, तो वो अनुच्छेद 14 है। ये तो हुआ अनुच्छेद 14। अब पढ़ते हैं 15। अब 15 क्या है, देखिए
अनुच्छेद 15 एक ऐसा अनुच्छेद है, एक ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद में किए गए प्रावधान सिर्फ और सिर्फ भारतीय मूल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध होंगे, किसी विदेशी को नहीं। ऐसे कई अनुच्छेद हैं, जैसे 15 है, 16 है, 19, 29, 30, ऐसे 5 अनुच्छेद हैं जो भारतीय नागरिक को ही मिलेंगे। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और आगे भी जब वो आएगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये केवल भारतीय नागरिक के लिए है क्या? अनुच्छेद 15 है। इसमें क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, राज्य ऐसा नहीं करेगा। इसके बारे में विस्तृत दिया गया था। अनुच्छेद 15(1) में ये कहा गया है कि राज्य भाई धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान, धर्म मतलब हम किस धर्म के हैं इस आधार पर राज्य हमसे भेदभाव नहीं कर सकता है। मूल वंश, हम किस वंश हैं, किस वंश के में हैं हम जन्मे, इस आधार पर कि आप फला वंश के हैं, फला वंश के, इस तरह का भेदभाव हमसे नहीं कर सकते हैं। जाति, हम की कौन सी जाति है इस आधार पर भी राज्य हमसे भेदभाव नहीं कर सकता है। लिंग, हम स्त्री हैं या पुरुष है इस आधार पर भी अंतर नहीं कर सकता है। जन्म स्थान, हमारा जन्म स्थान कहाँ हुआ है, सिक्किम हुआ, नागालैंड में हुआ कि दिल्ली में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, इस आधार पे हमसे भेदभाव नहीं कर सकता है। कौन? राज्य नहीं कर सकता है। ऐसा 15(1) में कहा गया है। अब 15(2) में कहा गया कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी के भी आधार पर, क्या निम्नलिखित में से, क्या मतलब निम्नलिखित, ये जो लिखा गया है इसमें में प्रवेश या प्रयोग के लिए किसी भी शर्त, प्रयोग देखिए, प्रवेश के लिए या प्रयोग के लिए किसी भी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। किसी भी शर्त या प्रतिबंध की जरूरत नहीं है, वो स्वतंत्र है उसका प्रयोग या प्रवेश करने के लिए, उसका यूज करने के लिए। क्या? कोई दुकान है, वहां जाने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं। कोई सार्वजनिक भोजनालय, कोई होटल है, सार्वजनिक कोई भोजनालय है, कोई होटल है, वहां जाने के लिए, मनोरंजन के स्थान जैसे सिनेमा घर है, कोई पार्क है, इस तरह का ऐसे स्थान है, कोई रोक नहीं सकता है। राजनिधि विधि लिखा गया, राजनिधि द्वारा पोषित, राज्य कार्य द्वारा फंडेड कोई स्थान है, कोई सार्वजनिक उपयोग है, कोई कार्य, जैसे मान लीजिए बस अड्डा होता है, वहाँ पे वो राज्य द्वारा कार्य सारा समर्पित किया गया, कोई पार्क है जो राज्य द्वारा समर्पित किया गया लोगों को, कोई फील्ड है, इस तरह का कोई भी, कुआं है, कोई कुआं है, पहले जैसे तो भेदभाव होता था, किस तरह से कुएं में पानी नहीं भरने जाता, फला जाति पे हो, ये वो, बहुत भेदभाव, बहुत ही गंदी हालत थी पहले की। तो ये सब चीजें हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको पता था कि हमारे देश के किस किस कोने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। एक एक चीजों को बहुत पॉइंटली उन्होंने लिखा और यही कारण है कि हमारा जो भारतीय देश का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी समस्याएं थी, उन सभी को समस्याओं को हटाने के लिए इतना सारा प्रावधान करना पड़ा, ऑटोमेटिक वो बढ़ गया। इतना सारा भेदभाव होता था, कोई कुएं में पानी नहीं भरने देता, तालाब में जाने से अब नहीं रोक सकते हैं। पहले कहाँ, पहले तालाब में कहाँ कोई जाने देता था, पानी नहीं मिलता था फसल के लिए, और इतना जो सिंचाई का सुविधा उपलब्ध नहीं था। स्नान घर जो सार्वजनिक स्थान कहीं नहाने के लिए था, कोई नदी तालाब, उसमें नहीं जाने दिया था। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी सड़क पे, कोई सड़क पे जाने के लिए आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। कोई सार्वजनिक समागम है, कोई भी सार्वजनिक समागम, उसके लिए कोई भी आदि स्थल, कोई भी इस तरह का सार्वजनिक, वहां पे जाने से कोई शर्त, कोई विबंध नहीं है, कोई रोक देगा। ये क्या कहता है? 15(2). और यही कारण है, ये राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ है कि आप रोक नहीं सकते हैं, ना कोई व्यक्ति रोक सकता है, ना कोई राज्य रोक सकता है। इसीलिए और जो इसमें कहा गया है, जो 15(1) की तुलना में 15(2) जो अनुच्छेद है वो व्यापक है, इसीलिए इसको व्यापक बनाया गया है। क्यों? क्योंकि राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। अब ये तो हो गया, लेकिन हमने पढ़ा कि सबके अपवाद हैं, तो अनुच्छेद 15 के भी अपवाद होंगे। क्या अपवाद है? पहला अपवाद 15(3) में, इसमें प्रावधान किया गया है, मूल संविधान में था, महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए, उत्थान के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है।
विशेष उपबंध कर सकता है कौन? राज्य, महिला और बालक के लिए। जाहिर सी बात जरूरी भी है, हमारे देश में महिला और बालक पहले से ही का नाम एकदम लाचार और बहुत स्थिति इनकी खराब थी, पहले बहुत सारी समस्याएं, इसकी जरूर समझी गई। तो इनके विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए राज्य को अधिकार दिया गया, कोई रोके टोकेगा नहीं, कोई न्यायालय में नहीं जाएगा, विशेष प्रावधान कर सकते हैं, ये शक्ति दिया गया। अगला पॉइंट 15(4). अब इसके बाद बस इतना था, 15(3) तक था, इसके बाद इसमें 15(4), 15(4), 15(5), 15(6) ऐसा कोई प्रावधान था नहीं, लेकिन जरूरत समझी गई, वक्त के साथ बदला गया और इसमें संशोधन, अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन किया गया। ये अपवाद 15(4), अनुच्छेद 15(4) को पहले संविधान संशोधन 1951 में 4(15)(4) जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 में 4 खंड जोड़ा गया, चौथा खंड जोड़ा गया, 14 क्लॉज जोड़ा गया, और जिसमें प्रावधान किया गया राज्य को ये अधिकार होगा कि सामाजिक और शैक्षणिक, ध्यान देने की बात है, दोनों शब्द बार बार पूछ रहे, बहुत महत्वपूर्ण है। किस आधार पे? सामाजिक और शैक्षणिक, जो समाज में पिछड़े हों, कोई जानता न हो, शिक्षा में, शैक्षणिक क्षेत्र में पढ़े लिखे उतने न हो, इन दो दृष्टियों से जो पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति, यहाँ SC/ST हम लिखे हैं, लेकिन SC/ST संविधान में नहीं लिखा गया है, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? उनमें साफ लिखा गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए राज्य जो है विशेष कदम उठा सकता है, उसको ये अधिकार होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो अनुच्छेद धर्म, ये जानते, ये बताया गया है कि आप राज्य विभेद नहीं कर सकता है। अगर इनके विकास के लिए अगर कोई नियम बनाना पड़े तो यहाँ पे भेद होगा, तो भी उसको मान्यता दी गई है, वो भेद को स्वीकार किया जाएगा, जरूरी है। क्योंकि फिर अगला बात, अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5) को भी बाद, मूल संविधान में नहीं था, तो जोड़ा गया। जोड़ने के लिए हमारे संविधान में क्या किया जाता है? संविधान संशोधन करना पड़ता है। अब संशोधन करना पड़ता है तो कब हुआ? जोड़ने या घटाने के लिए, कुछ भी, कोई चीज निकालना हो चाहे जोड़ना हो, उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो 15(5) भी बाद में जोड़ा गया। कब? ये 93वां संविधान संशोधन जोड़ा गया 2005 में, और ये 15(5) जोड़ा गया, और इसमें कहा गया सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। इसमें भी कहा गया सामाजिक और जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए एक प्रावधान और जोड़ दिया गया। इसमें क्या? जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, जो निजी, सार्वजनिक नहीं, सरकारी नहीं, जो निजी हैं, उसमें भी राज्य को अधिकार होगा कि इनके लिए, कौन? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इन सभी के लिए जो पिछड़े हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, इनके लिए निजी शिक्षण संस्थाओं में भी जो प्रवेश की सीट होती है, राज्य को ये अधिकार होगा कि उसे आरक्षित कर सकता है। इसी के तहत जो राज्य सरकारें नियम कानून बनाती है, यही सब अधिकार दिया गया है, तो कहाँ करे तो कर पाती। तो ये अंतिम में जो सबसे महत्वपूर्ण है, और ये अनुच्छेद, ये जो 15 है, ये इसका अंतिम और समाप्ति है। अभी 2000, ये महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि अभी 2019 में भारत सरकार ने 19 में किया है 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन के तहत 15(6) को जोड़ा गया। 15(6) में क्या है? आर्थिक दुर्बल। अभी हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS के लिए 10% का आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, जो विशेष उपबंध करने की व्यवस्था, इनमें इसमें संशोधन किया गया, और कहा गया कि राज्य क्या कर सकती है, संसद इस पे क्या कर सकती है, इसका निर्माण कर सकती है। इनके जो आर्थिक रूप से दुर्बल लोग हैं, इनके लिए भी विशेष उपबंध बना सकती है। तो इसी के तहत फिर क्या किए? आरक्षण लाए 10%। आर्थिक जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से दुर्बल जो वर्ग है, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किया गया। तो ये टोटल हुआ अनुच्छेद 14-15 का टोटल विस्तार। निश्चित तौर पे वीडियो काफी लंबा हो रहा होगा, इसलिए आप यहीं पे वीडियो करेंगे समाप्ति, और अगले वीडियो में अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 16 और उसके अपवाद अनुच्छेद 17, 18 सारे को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये रहा पूरा
डिटेल कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी छोटे से छोटे लेवल का, बड़े से बड़े लेवल का, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझा गया है। और कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप या फिर नोट भी बना सकते हैं, या बार बार रिवीजन करके भी, बार बार देख कर भी आराम से याद हो जाएगा। सारा कहानी नुमा है, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।